जो कि 13 सितंबर 2023 को हुआ था, और ये पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 41 से 60। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड यूजिंग लेंस लॉ। अगर हम लेंस लॉ का इस्तेमाल करें तो इसमें से हम क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ लेंस लॉ के बारे में। लेंस लॉ, द इंड्यूस लॉ, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप नॉर्थ पोल को इस तरफ ले जा रहे हैं, तो ये जो लूप है इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा जब आप इसको पास ले जा रहे हो। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो करंट होगा इस वाली लूप में, करंट कब जनरेट होता है, जब आप मैग्नेट को लूप के पास ले जाओगे या उससे दूर ले जाओगे, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर आप नॉर्थ पोल को ले जा रहे हो तो इस लूप में करंट इंड्यूस हो जाएगा, और उस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वो उसका अपोज करे, इसलिए यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो नॉर्थ पोल आने का मतलब कि यहाँ पर जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो होगा। तो लेंज लॉ हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे ये पूछा था लेंज लॉ किसके बारे में बताएगा, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब ऑप्शन में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट तो नहीं है, सिर्फ इंड्यूस करंट दे रखा है। इंड्यूस करंट की मैग्नीट्यूड हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, डायरेक्शन फाइंड कर पाएंगे, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। अल्टरनेटिंग करंट होगा नहीं, तो यहाँ पर सही होगा आंसर ऑप्शन सी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन वर्ड नहीं था तो इसलिए मैंने ऑप्शन बी सेलेक्ट नहीं किया है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग लेंज लॉ। काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या ये इस पेपर में पूछा गया है कि लेंज लॉ किस पर बेस्ड होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन भी काफी पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ 70 मिली हेनरी इंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ एल आई स्क्वायर। तो 1/2 एल मतलब 70 और करंट 5 एम्पियर। तो 70 मिली है ना, इसको 10⁻³ लिखेंगे इंटू 5 का स्क्वायर, तो यू इक्वल टू आएगा 0.875 जूल। क्वेश्चन नंबर 53, द मैग्नेटिक फ्लक्स वेरीज एज द रिलेशन फाई इक्वल टू, यहाँ पर टी का स्क्वायर है, तो हमें बताना है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा जब टाइम 2 सेकंड है। देखो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डेल फाई ओवर डेल टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही ईएमएफ होता है। तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फ्लक्स का। ये इक्वेशन है 8 टी का स्क्वायर प्लस 6 टी प्लस 2। अब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर हम 8 टी के स्क्वायर को, तो 8 आएगा बाहर, इसको लिखेंगे टी स्क्वायर अपॉन में डी टी। फिर 6 को बाहर लिखो डी टी अपॉन डी, प्लस 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आएगा माइनस 8 2t प्लस डी टी अपॉन डी टी मतलब 1, और यहाँ पर 6 और ये 0। तो ईएमएफ की हमारे पास इक्वेशन आ गई -16 t प्लस 6। अब t की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये आएगा -16 t की वैल्यू 2 प्लस 6, यानी कि 38 मिली वोल्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है। क्वेश्चन नंबर 54, अ मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स अ coil first speedily and slowly, it can be concluded that the induced EMF will be। देखो मान लो एक कोयल है, एक बार हम इसको ला रहे हैं फास्टली और एक बार धीरे धीरे ला रहे हैं, तो आप ये देखो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर। फ्लक्स होता है बी इंटू में एरिया बी डॉट ए। जब एरिया कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं डी बी अपॉन डी टी, यानी कि जो
ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप इसको धीरे ला रहे हो, पहले केस में स्पीड ली, अगर आप इसको स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, तो इस केस में ईएमएफ होगा ज़्यादा। जब आप इसको स्लो ला रहे हो मतलब स्पीड कम है तो dB अपॉन dt भी कम होगा, तो ईएमएफ भी कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट केस में ये लार्जर होगा, तो लार्जर इन केस वन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 55 if refractive index of water is approximately 1.3, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी होगी। देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है m इक्वल टू c अपॉन में v। तो यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे वाटर का, c इज द स्पीड ऑफ लाइट और v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो v इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन में म्यू। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1.3। वैसे तो इसमें c के रेस्पेक्ट में ही आंसर निकालना है, तो हम c की वैल्यू ना पुट करके सिर्फ 1.3 इंटू सी लिखेंगे, तो 1/1.3 कितना आएगा। देखो 1/1.3 का मतलब ये जो भी क्वांटिटी आएगी 1 से स्मॉल आएगी, और ऐसा ऑप्शन बी में ही खाली, तो आंसर होगा 0.77 सी। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो मैं पहले इक्वेशन बता देता हूँ सारी। जैसे मैक्सवेल की 4 इक्वेशन होती है। पहली है गोज लॉ, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, या इसको इंटीग्रल फॉर्म में आप देखो तो ई डॉट डी इक्वल टू होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गोज लॉ है। सेकंड, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। जब भी आप मैग्नेट को देखोगे उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होंगे, सिंगल नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या होता है, जीरो, या बी डॉट डी इक्वल टू कितना हो रहा है, जीरो। फैराडे लॉ ये कहता है कि जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बी अपॉन डी टी डॉट डी एल। फोर्थ इक्वेशन जो कि एम्पेयर मैक्सवेल लॉ है, ये कहता है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, ये इंड्यूस, एक होता है इसमें इंड्यूस करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट, तो म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। मतलब जैसे आप यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें तब मिलेगी जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, और इसका मतलब है हमें मैग्नेटिक फील्ड तब मिलेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। इंटीग्रल फॉर्म में इसको बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, ये हो गया आई इनक्लोज करंट, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई और डेल टी। तो क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि फर्स्ट इक्वेशन किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है जो कि गोज लॉ से ऑब्टेन की जा सकती है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी गोज लॉ। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेक्टर एंड पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर। चलो इसका कंसेप्ट समझते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पर यूनिट एरिया को। द पॉइंटिंग वेक्टर इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर, और ये होता है 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी। ठीक है, और ई क्रॉस बी जो होता है वो के की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेक्टर को भी। तो एस बी ई क्रॉस बी के इक्वल आ रहा है और के भी उसी के इक्वल होता है प्रोडक्ट के, तो हम ये कह सकते हैं के और एस दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो कि वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, तो इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। तो एस वेक्टर और के वेक्टर, के मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वो दोनों पैरेलल होंगे आपस में। यहाँ पर आएगा पैरेलल टू ईच अदर, ऑप्शन ए। ये जो एस वेक्टर होता है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 58 द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन वेव प्रोपगेशन व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड विद द ब्रूस्टर एंगल इज। ब्रूस्टर एंगल का मतलब ये होता है जैसे वो पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल जिस पर की जो लाइट है वो कम्प्लीटली पोलराइज हो जाए, तो उस इंसिडेंस एंगल को हम ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू 10 IP। अब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछा है यहाँ पर कितना होगा, तो क्योंकि लाइट कम्प्लीटली पोलराइज होगी तो ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा 0। क्वेश्चन नंबर 59, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टी आर इज 30 डिग्री, तो स्पीड ऑफ लाइट पूछा है कितना होगा। देखो टी आर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम में हो
और वो रेयरर मीडियम की तरफ जा रही हो, तो वो इंसिडेंस एंगल जिस पर कि लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए, उस पर्टिकुलर एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिसमैच है, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर वो इंसिडेंस एंगल जिस पर कि लाइट ग्रेज करे, यानी कि वो जो एंगल ऑफ आर है वो 90 डिग्री हो, उस पर्टिकुलर एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तब टी आई आर होता है, ठीक है। और अगर 90 डिग्री हो तो लाइट ग्रेजिंग करती है, मतलब ना तो बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। लेकिन अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तब ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसे में जो फॉर्मूला होता है म्यू और क्रिटिकल एंगल का, वो होता है म्यू इक्वल टू 1/sin आई सी। तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन में वी। ये फॉर्मूला भी हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इंटू में साइन क्रिटिकल एंगल। अब सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्रिटिकल एंगल मतलब यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 2, या फिर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछा हमसे कितना होगा। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो हमें वैल्यू तो सब गिवन है, बस वैल्यू पुट करेंगे। तो गिलास है 1.5 माइनस 1 अपॉन में 1.5 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 0.04। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।